अब देखो यहाँ पर लिखा गया है कि फॉर ईच ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस इन एक्सरसाइजेज 11 to 14 फाइंड अ पर्टिकुलर सोल्यूशन सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। अब मतलब जितने भी हमें 11 से लेके 14 तक क्वेश्चन करने हैं, अब उसमें हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है, जनरल सोल्यूशन नहीं फाइंड करना। और ये मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में ही बता दिया था कि हमें जनरल सोल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करके हम जनरल सोल्यूशन बना सकते हैं। बट पर्टिकुलर सोल्यूशन बनाने के लिए विद सम कुछ कंडीशंस होती हैं। अब वो जो कंडीशंस हैं वो आपको क्वेश्चंस में गिवन होगी कि ऐसा नहीं है कि आपको खुद से बनानी है। तो उनके बिना हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन से पर्टिकुलर सोल्यूशन नहीं बना सकते। तो इतनी बात आपने ध्यान में रखनी है। हमने जितने भी लास्ट वीडियो में 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चंस किए हैं, अब उनमें भी वो जनरल सोल्यूशन के क्वेश्चन थे। अगर वो खास कंडीशंस गिवन होती तो उनमें भी पर्टिकुलर सोल्यूशन को फाइंड कर सकता हूँ। अब यहाँ पर 1 by 1 करके सबको डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर जो है 11th, उसकी बात कर लेते हैं। आप देखना कि वहाँ पर कंडीशंस गिवन होंगी। तो 11th क्वेश्चन की बात करते हैं। x³ + x² + x + 1 dy/dx = 2x² + x where y = 1 when x = 0। अब ये वो स्पेशल कंडीशंस हैं जो कोई भी पर्टिकुलर सोल्यूशन वाले क्वेश्चन में गिवन होंगी। इनके बिना हम पर्टिकुलर सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। तो ये सबसे पहली पहचान है कि ये पर्टिकुलर सोल्यूशन वाला क्वेश्चन है। अगर ये नहीं होती तो इसका हम जनरल सोल्यूशन निकाल देते, अगर ये हैं तो हम इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन में से ऐसा करेंगे, वेरिएबल्स को सेपरेट करने की हम कोशिश करेंगे। तो इसको आप उधर ले जाओ इस तरह से, ठीक है। अब देखो ये x में है, ये x और ये dy, इसको भी आप नीचे ले जाओ तो हमारे पास कुछ ये सिचुएशन बनेगी। 2x² + x डिवाइड बाय x³ + x² + x + 1 dx। अब देखो हमारे जो वेरिएबल वो सेपरेट हो चुके हैं। राइट हैंड साइड में x है, लेफ्ट हैंड साइड में y है। तो बाय वेरिएबल सेपरेशन, अब आपको पता है कि हमारे जो वेरिएबल्स है वो सेपरेट हो चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, ठीक है। तो इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो मुझे इंटीग्रेशन करना है dy को 2x² + x होल डिवाइड बाय x³ + x² + x + 1 dx। अब फिर से वही क्वेश्चन जो हमारे माइंड में हर क्वेश्चन के टाइम आएगा कि इसको हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे। इसकी इंटीग्रेशन तो ईजी है, y + c1। अब इसकी इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे। अब आपको याद होगा, मैंने आपको हमेशा बताया कि आपको बेसिक सा इंटीग्रेशन का लेवल आपका क्लियर होना चाहिए, मतलब आपको अच्छे से आना चाहिए। तो वहाँ पर हमने एक टर्म पढ़ी थी कि अगर x में फंक्शन हो, x में फंक्शन मतलब अलजेब्रिक फंक्शन हो, नीचे भी एक अलजेब्रिक फंक्शन हो और होल की कोई भी पावर ना हो, तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखो, ऊपर डिग्री 2 है, नीचे डिग्री 3 है। अगर ऊपर डिग्री छोटी हो, नीचे बड़ी हो, तो ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है और इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। अब पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए, पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये 3 डिफरेंट मेथड्स हैं। अब अभी ये हमारी इनमें से किसी के साथ मैच नहीं हो रही। तो अगर हम इसके फैक्टर्स बनाएं, देखो अगर हम इसके फैक्टर्स बनाएं तो ध्यान से देखो, तो इसके फैक्टर्स ऐसे बन सकते हैं। इन दोनों में से x² को कॉमन ले लो, अंदर कितना आएगा x + 1। ध्यान से देखो, x³ + x²। अब सेम वे से यहाँ से x + 1, यहाँ +1 + x + 1, मैंने बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है। अब इन दोनों में से x + 1 x + 1 कॉमन ले लो, तो विच इम्प्लाइज dy = 2x² + x + 1 कॉमन आ गया, तो अंदर कितना आ गया x² + 1 dx। अब इसके फैक्टर्स बन गए। अगर आप ध्यान से देखो तो ये थर्ड ऑप्शन के साथ मैच कर रही है।
अब आप बोलोगे सर थर्ड ऑप्शन के साथ कैसे मैच कर रही है, ध्यान से देखो, ये सिंगल पावर में है, ये क्वाड्रेटिक है। ये क्वाड्रेटिक ऐसी है जिसके फैक्टर फर्दर नहीं बन सकते। आपको पता है अगर आप इसके फैक्टर्स बनाने की कोशिश भी करोगे ये फैक्टर्स नहीं बनेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल नहीं हो सकता, तो इसके साथ मैच कर रहा है। अब यहाँ पर ना मुझे आपको एक और बात क्लियर करनी है कि मैंने यहाँ पर बहुत ईजिली मतलब फैक्टर्स बना लिए, बट ये ज़रूरी नहीं है कि ये फैक्टर इतनी ही ईजिली हर बार किसी भी क्यूबिक इक्वेशन के बन जाएंगे। तो आपके पास एक मेथड भी होना चाहिए कि अगर फैक्टर्स ना बने, अगर मान लो इनमें से कोई टर्म ना होती, मान लो ये टर्म ना होती, तो भी ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो इसके हम फैक्टर्स या इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे आपको पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर आपको वो मेथड बता देता हूँ। अब देखो यहाँ मैंने लिख दिया कि ऑल्टरनेटिव मेथड टू सॉल्व क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। इसको आपको एग्जाम में नहीं करना, बट अगर ऐसी सिचुएशन से सॉल्व ना हो तो इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। आपको कुछ मेथड तो पता होना चाहिए, ठीक है। इसको बोलते हैं हम हिट एंड ट्रायल मेथड। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसमें रैंडमली कोई भी एक्स की वैल्यू फिल करके देखो। इसका पैटर्न क्या होगा, 1 -1, फिर 0 फिल करके चेक कर लो, 2 -2, 3 -3, इस तरह से हम फिल करके चेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, x को हम -1। अब देखो अगर आपने 1 फिल करना है, देखो अब देखो मुझे वैसे पता है कि अगर मैं x को 1 फिल करूँगा, ये सारा कुछ प्लस में है, तो ये सॉल्व तो होगा नहीं। सॉल्व का मतलब ये 0 तो बनेगा नहीं, तो ये कितना बन जाएगा 4। तो इसलिए मैंने -1 फिल किया, ठीक है। तो -1 की पावर 3, -1 की पावर 2, -1 +1, -1 की पावर 3 -1, ये +1, ये -1, ये +1, तो कितना आएगा 0। मतलब x = -1 इसका फैक्टर है। तो अगर इस -1 को मैं इधर ले आऊँ, ये +1 बन जाएगा। अब इसको आप, ये फैक्टर बन गया ना, अगर ये फैक्टर बन गया तो ये इस इक्वेशन को ज़रूर डिवाइड करेगा। तो ध्यान से देखो, लॉन्ग डिवीज़न से करेंगे, इसको एक्स स्क्वायर से करते हैं, एक्स को एक्स स्क्वायर से किया एक्स क्यूब, 1 को एक्स स्क्वायर से किया एक्स स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट कर दो, ऊपर से कितना आ गया x +1, x को 1 से किया x, 1 को 1 से किया 1, माइनस माइनस, तो कितना आ गया 0। मतलब ध्यान से देखो इसके फैक्टर्स कितने बने, विच एम्प्लाइज x³ प्लस x² प्लस x +1, इसके फैक्टर्स कितने बने, x² +1, और इसको किसने डिवाइड किया, x +1 ने। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हो अगर ऐसे हमारी बात ना बने। ये जस्ट मैंने आपकी नॉलेज के लिए बताया, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपके सामने ऐसी ही सिचुएशन होगी कि उसके फैक्टर्स बनेंगे। अगर फैक्टर्स ना बने तो हम ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर 1 और -1 से बात ना बने, 2 -2, 3 -3, इस तरह से हम पैटर्न को फॉलो करेंगे। अब इससे आगे हम नेक्स्ट पेज पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो आपको पता है इसको मैं पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करना, और ये पार्शियल फ्रैक्शन की थर्ड टाइप है, तो इसको ऐसा करो, नंबर 1 दे दो, ठीक है। तो लेट 2x² प्लस x अपॉन x +1 x² +1 इज इक्वल टू, इसको कैसे लिखेंगे, a अपॉन सिंगल फैक्टर प्लस bx + c अपॉन जो क्वाड्रेटिक है जिसके फैक्टर्स नहीं बन रहे, ठीक है। तो इसको नंबर 2 दे दो। अब इसको भी आपको सॉल्व करना आता है, ऐसा करो, 2x² प्लस x डिवाइड बाय x +1 x² +1 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई a इंटू x² +1 प्लस bx + c इंटू x +1 होल डिवाइड बाय x +1 x² +1। ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास बेसिकली 2x² प्लस x a इंटू x² +1 प्लस bx + c इंटू x +1, यही रह गया, ठीक है। अब हमारा मेन टारगेट क्या होगा कि हम a, b और c की वैल्यूज़ को निकाल लें। अब ऐसा करते हैं, आपको पता है मैंने आपको कैसे करवाया था, यहाँ पर ये टर्म पूरी 0 हो रही है तो a की वैल्यू निकल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू -1, ठीक है, उससे ये वाली टर्म 0 बन जाएगी। तो जहाँ पर भी x है
अब -1 लिख दो, जहाँ पर भी x है -1, जहाँ पर भी x है -1, ठीक है, सॉरी -1 +1 है, तो -1 का स्क्वायर +1, 2 -1 -1 का स्क्वायर +1 +1 -b + c इंटू 0, तो यहाँ 1, यहाँ पर 2 + 0 विच एम्प्लाइज a की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। ठीक है, तो हमने a की वैल्यू तो निकाल ली। अब देखो अगर मैं इसको 0 करना चाहूँ तो ये 0 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, मैं नेगेटिव वैल्यू भी फिल करूँगा वो पॉजिटिव हो जाएगी। अब इसके लिए मैंने आपको बताया था कि इसको आप एक्सपैंड कर लिया करो, इसको देखो एक्सपैंड करो, 2x² + x = ax² + a, इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा bx², bx को 1 से किया तो bx, c को x से किया तो cx, c को 1 से किया तो c, तो मैंने पूरी एक्सपैंड कर ली। अब आप क्या करो, अब ऐसा करो, कंपेयर कांस्टेंट, आप जो मर्जी कंपेयर कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे, जिसमें से एक की वैल्यू आपको पता हो, एक की वैल्यू आपको ना पता हो, ठीक है, क्योंकि देखो अब कंपेयर कांस्टेंट है तो यहाँ पर कांस्टेंट तो है ही नहीं है 0, यहाँ पर कांस्टेंट कौन है a, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, मतलब ये है c, तो विच एम्प्लाइज c = -a, c = -1/2, तो ये वैल्यू भी मैंने निकाल ली। अब ऐसा करो b और c, ठीक है, ऐसा करते हैं कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ x, तो आप x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लो, ठीक है, यहाँ पर कितना है 1, कोफिशिएंट मतलब x के पहले जो वैल्यू है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर b, यहाँ पर c, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 1 - c। अब c की वैल्यू आपको पता है -1/2, 1 + 1/2, 2 + 1/2, 3/2, तो मैंने a, b और c की वैल्यू निकाल ली। पुट ऑल वैल्यूज़ इन 2, इसको अब 2 में फिल कर लो, तो विच एम्प्लाइज 2x² + x / x + 1 x² + 1, a की जगह पर 1/2 x + 1, b की जगह पर 3/2 x + c की जगह पर -1/2 / x² + 1। अब इसको हम क्या करेंगे, पुट इन 1। अगर 1 में हमें पुट करना है मतलब इसको हमें इंटीग्रेट करना है, इस टर्म को हमें ऐसे कन्वर्ट कर लिया, अब इसको हमने अगर ऐसे कन्वर्ट कर लिया तो मतलब इसको हमें इंटीग्रेट करना है। अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो हम यहाँ पर पहुँच गए हैं, तो इसकी इंटीग्रेशन आपको पता है y + c1, 1/2 बाहर लिख लो, तो मुझे जस्ट इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है, प्लस अब इसमें से आप एलसीएम लोगे तो 1/2 बाहर है, तो अंदर कितना आएगा 3x - 1 / x² + 1 dx, तो जिसकी इंटीग्रेशन आपको आती है उसकी आप कर दो 1/2। अब आपको पता है x, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि 1/x की इंटीग्रेशन log mod x होती है। क्यों होती है ऐसी, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है। अब x + 1 का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है तो इसको आप लिख सकते हो log mod x + 1। अब यहाँ पर कुछ बच्चों को फिर से प्रॉब्लम आएगी। अब चाहता तो मैं सिर्फ बता सकता हूँ कि इसको ऐसे ऐसे करके कर दो, बट मेरी आदत है कि मैं आपको हर एक स्टेप बताऊँ कि आप कैसे सोचोगे। अब फिर से सब कुछ भूल जाओ, यहाँ पर आप फंस गए तो मैपिंग के पास जाओ। मैपिंग हमें कहती है कि ये अलजेब्रिक फंक्शन है, क्योंकि ना तो इसमें साइन कॉस वगैरह हैं, ना लॉग, ना एक्सपोनेंशियल, ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो अगर ये अलजेब्रिक है तो डिग्री चेक करेंगे 1, नीचे 2, अगर नीचे 2 है, ऊपर डिग्री छोटी है, नीचे बड़ी है, देन वी गो फॉर डेरिवेटिव्स। अब इसका x² + 1 का डेरिवेटिव कितना है 2x। अब ये -1 एक्स्ट्रा आ रहा है, 3 को मैं एडजस्ट कर लूँगा, तो इसको ऐसे करते हैं सेपरेट हम लिख देते हैं, इसको ऐसे लिख दो 3x / x² + 1 dx -1/2 1 dx अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो मैंने इसको 3x के नीचे ये लिखा, -1 के नीचे ये लिखा, 1/2 था तो दोनों तरफ आ गया। ठीक है, तो अगला स्टेप करते हैं। y प्लस c1 1/2 लॉग मॉडुलस x प्लस 1 प्लस इस 3/2 को आप बाहर, 3 को बाहर निकाल लो, x dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 -1/2। अब ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है tan इनवर्स x। अब इसका सिर्फ झंझट रह गया हमारे सामने। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, पुट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे डेरिवेटिव करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, मुझे डेरिवेटिव करना है t का, तो विच इम्प्लाइज 2x, 1 का डेरिवेटिव 0 dt बाई dx, विच इम्प्लाइज 2x dx इज इक्वल टू dt, विच इम्प्लाइज x dx इज इक्वल टू dt बाई 2। तो ये यहाँ पर मैं फिल कर देता हूँ, which implies y plus c1 is equal to 1/2 log mod x plus 1 plus 3/2 x dx को मैंने क्या फिल किया, dt बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t माइनस 1/2 tan इनवर्स x। तो which implies y plus c1 is equal to 1/2 log mod x plus 1 प्लस 3/4, 2 2 ज़ा 4, 1/t की इंटीग्रेशन log mod t माइनस 1/2 tan इनवर्स x। अब आप लिख दो c2। ठीक है, तो वी नो, आपको पता है t की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू t, तो उसको आप फिल कर दो, विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू, ऐसा करो c1 को भी उधर ले जाओ, 1/2 log mod x प्लस 1 प्लस 3/4 log mod, ये कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c2 माइनस c1। अब इसको हम कंबाइन करके क्या लिखेंगे, c। ठीक है, विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 1/2 log mod x प्लस 1 प्लस 3/4 log mod x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c, वेयर c इज इक्वल टू c2 माइनस c1। देखो हमारा जो क्वेश्चन है वैसे वो हो चुका है। अब क्योंकि ये पर्टिकुलर सोल्यूशन वाला क्वेश्चन है तो हमें मतलब इसको अभी सॉल्व करना पड़ेगा ताकि हमारे पास c की वैल्यू आ सके। अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो क्योंकि हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन की वैल्यू चाहिए तो y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 0, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो y की वैल्यू 1/2 log x को 0, x को 0, x को 0 प्लस c, तो विच इम्प्लाइज 1 इज इक्वल टू 1/2 log 1 प्लस 3/4 log 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स 0 प्लस c। ठीक है, अब आपको पता है कि log 1 कितना होता है, 0 एंड देखो tan 0 कब होता है, इसका मतलब क्या है, tan 0 कब होता है, tan 0 कब होता है, 0 पर। tan इनवर्स 0 भी कितना होता है, 0। तो विच एम्प्लाइज 1 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 0, 3/4 log 1 0, 1/2 इंटू 0 प्लस c, तो विच एम्प्लाइज c इज इक्वल टू 1। पुट इन स्टार, इसको आप स्टार दे दो नंबर। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 1/2 log mod x प्लस 1 प्लस 3/4 log mod x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1।
अब ये जो हमारा आंसर है ये बिल्कुल एक्यूरेट है, बट अगर आप पीछे आंसर चेक करोगे तो ये जो हमारा आंसर है ये बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा अभी भी एनसीईआरटी के साथ। अब वैसे मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि अगर ऐसा क्वेश्चन आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में आएगा तो कभी भी प्रूव दैट वाला क्वेश्चन तो नहीं आएगा कि इसका आंसर प्रूव करो, ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन पहले ही हो चुका है। बट फिर भी मुझे बीइंग अ टीचर इसका आंसर तो करना ही पड़ेगा कि अगर ऐसी वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशंस भी, मतलब बुरी से बुरी कंडीशंस भी आपके सामने आ जाएं तो आप कैसे करोगे। अब देखो इसको सॉल्व करवाने के लिए क्योंकि थोड़ा सा आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, मैं आपके सामने जानबूझ के आंसर रख रहा हूँ। ये आपकी एनसीईआरटी में आंसर है। अब ये आपके सामने क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर लिखा होगा कि प्रूव करो कि इसका आंसर इतना ही है। अब ये आपका आंसर है, ये एनसीईआरटी का आंसर है या प्रूव दैट का आंसर है। अब ध्यान से देखो x+1 x²+1 यहाँ पर है, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर क्यूब है और इन्होंने इसको कंबाइन किया हुआ है। मुझे ये तो पता है कि यहाँ पर प्रॉपर्टी लग सकती है log a + log b की, ठीक है। -1/2 tan इनवर्स x+1 ये हमारे पास है, मतलब इसको ही हमें एडजस्ट करना है। देखो कैसे करेंगे। अब देखो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, y = अब क्योंकि देखो यहाँ पर 1/4 बाहर है दोनों से, तो मैं यहाँ पर भी 1/4 बनाने की कोशिश करूँगा। अब कैसे करूँगा, देखो 1/2 यहाँ मैं जानबूझ के यहाँ पर मैं ग्रीन से लिख देता हूँ इसको, × 2 × 2, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ठीक है। 3/4 log mod x² + 1 -1/2 tan इनवर्स x+1, ठीक है। अब यहाँ पर मैं छोटी सी प्रॉपर्टी यूज़ करने वाला हूँ log की। आपको बताया कि log अगर x की पावर m हो तो उसको मैं लिख सकता हूँ m log x। अब सेम वे से मुझे पता है कि अपने आंसर में मुझे यहाँ पर स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर क्यूब आ रहा है, तो अगर मैं इस 2 को उठा के ऊपर ले जाऊँ, इस 3 को उठा के ऊपर ले जाऊँ, तो मेरे पास कितना आएगा, 1/4 2 2 = 4 log x+1 का स्क्वायर 1/4 log x² + 1 की पावर 3 -1/2 tan इनवर्स x+1। अब आपके माइंड में क्वेश्चन, सर मॉडुलस कहाँ पर गए। देखो ये x+1 का स्क्वायर है, x+1 का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा और x² + 1 ये हमेशा एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर में मैंने कुछ ऐड किया, तो इसलिए मैंने मॉडुलस जो है वो हटा दिए, ठीक है। अब आपको पता है अगेन लॉग की प्रॉपर्टी है, log a + log b को मैं लिख सकता हूँ log ab, तो मैं ये प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। अब इसको यूज़ करने से पहले थोड़ी सी माइनर एडजस्टमेंट कर लेते हैं। 1/4 को कॉमन ले लूँ, log x+1 का होल स्क्वायर प्लस log x² + 1 का क्यूब, ब्रैकेट क्लोज, -1/2 tan इनवर्स x+1। तो 1/4 log, अब इसको मैं एक ही ब्रैकेट में लिखने वाला हूँ ab, ब्रैकेट क्लोज्ड, -1/2 tan इनवर्स x+1। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। अब देखो स्टूडेंट्स, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था, बट हमें बिल्कुल भी डरना नहीं है। ये मान के चलो कि आपकी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन की भी आपकी प्रैक्टिस हो गई है। अब जल्दी से एक बार इसको रिकॉल कर ले। अब देखो यहाँ से आपको क्वेश्चन स्टार्ट था, मैंने वेरिएबल्स को सेपरेट किया तो मैं ये सिचुएशन में पहुँच गया। अब इसके फैक्टर्स बन रहे थे, मैंने बना दिए, क्योंकि इसको मैं पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, ठीक है। अब मैंने आपको ऑल्टरनेटिव मेथड भी बताया कि अगर ये इसके फैक्टर्स ना बने तो क्यूबिक को आप हिट एंड ट्रायल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। अब उसके बाद मैंने जस्ट इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व किया, a, b और c की वैल्यू निकाली, यहाँ पर पुट की और इंटीग्रेट कर दिया। अब जैसे ही इंटीग्रेट किया मैं यहाँ पर फिर से फंस गया कि इसकी इंटीग्रेशन कैसे करूँगा। मैपिंग ने मुझे बताया कि इसको सेपरेट करो, डेरिवेटिव से किया जा सकता है, तो यहाँ पर मैंने डेरिवेटिव बनाया, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला था, तो मैंने इसको सॉल्व करता गया, तो मेरे पास जर्नल सोल्यूशन आ गया। अब जैसे ही जर्नल सोल्यूशन की वैल्यू आ गई, मैंने पर्टिकुलर सोल्यूशन की कंडीशंस लगाई, तो मेरे पास c की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये थी, हमारा आंसर मैच नहीं हो रहा था, मैंने जानबूझ के आपके सामने आंसर रखा, थोड़े से एफर्ट्स किए और हमारे पास हमारा जो आंसर है वो आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 12th की बात करते हैं। अब ये भी क्वेश्चन जो है ये देखने में जितना सिंपल लग रहा है, अब इसमें भी इंटीग्रेशन का काफ़ी यूज़ होने वाला है, जिस तरह से हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया।
ठीक है। तो सबसे पहले देखो आपको बताया यहाँ पर कंडीशंस भी दी गई हैं कि y इज इक्वल टू 0 वैन एक्स इज इक्वल टू 2, मतलब ये पर्टिकुलर सोल्यूशन वाला क्वेश्चन ही है। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई, अब डी एक्स को आप उधर ले जाओ, ठीक है, डी एक्स हमेशा ऊपर रहेगा। अब ये एक्स वाई टर्म्स है तो इसको एक्स वाई साइड में ले जाओ, तो डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक। अब देखो, अब हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो सेपरेट हो चुके हैं। अब देख लो, ये सारा y में है, ये सारा x में है, तो बाय वेरिएबल सेपरेशन, अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, तो मुझे इंटीग्रेशन करनी है डी वाई की, मुझे इंटीग्रेशन करनी है डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 की। अब फिर से हमारे माइंड में सबसे पहले क्वेश्चन कि सर इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, इसको कैसे करेंगे। अब ध्यान से देखो, ये एक अलजेब्रिक फंक्शंस हैं, ये x में है, ये भी x में है, मतलब इसमें ना तो साइन कॉस टैन वगैरह कुछ भी नहीं है, ना लॉगरिथमिक फंक्शन है ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ये अलजेब्रिक फंक्शन है और इसमें होल की पावर नहीं है। तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि पार्शियल फ्रैक्शन के लिए यही कंडीशंस होती हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ऊपर डिग्री कुछ भी नहीं है, मतलब 0 है, नीचे डिग्री जो है वो कितनी है, 2 और 1 3, मतलब ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, सर ये कौन सी टाइप है। अब देखो, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो लास्ट क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1 था, तो मैंने इस टाइप से किया था, बट ये जो है ये इस टाइप से नहीं होगा। उसके पीछे रीज़न है क्योंकि इसके फैक्टर्स बन सकते हैं। आपको बताया ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। अब देखो, वो जो था वो कुछ ऐसा था, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसके फर्दर फैक्टर नहीं बन सकते क्योंकि एक्स स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, बट यहाँ पर इसके फैक्टर्स बन सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी, मतलब इसके फैक्टर्स बन गए। और अगर इसके फैक्टर्स बन गए तो हमारे पास कितना बन गया, डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। अब आप देखो ये कौन सी टाइप से मैच कर रहा है, यहाँ पर होल का स्क्वायर है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब ये हमारी फर्स्ट टाइप है। तो इसको हम फर्स्ट टाइप से, पार्शियल फ्रैक्शन की फर्स्ट टाइप से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, इसको आप नेम 1 दे दो, ठीक है। तो लेट कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ए अपॉन पहला फैक्टर, बी अपॉन एक्स माइनस 1 का फैक्टर प्लस सी अपॉन एक्स प्लस 1 का फैक्टर, इसको नंबर 2 दे दो। देखो बेसिकली ना ये जो क्वेश्चन है इनको मैं इंटीग्रेशन के क्वेश्चन ही बोलूँगा कि ये डेरी मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेशन के क्वेश्चन ही हैं, क्योंकि इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन का तो कोई इतना ज़्यादा यूज़ ही नहीं है। यहाँ पर जो भी हम कर रहे हैं सिर्फ इंटीग्रेशन है, ये प्योरली इंटीग्रेशन है और ये इंटीग्रेशन की आपकी प्रैक्टिस ही है। इंटीग्रेशन आपके सिलेबस में भी है, तो ये आपकी प्रैक्टिस है, ठीक है। अब हमारा मेन टारगेट क्या होगा कि ए बी सी की वैल्यूज़ को हमें कैलकुलेट करना है। अब देखो, अब यहाँ पर ना कुछ बच्चे जब एलसीएम लेते हैं उसमें वो गड़बड़ करते हैं, तो आप क्या किया करो, क्योंकि जब 2 टर्म्स होती हैं तो मैं बोलता हूँ कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको यहाँ पर प्रॉब्लम है तो आपने क्या करना है, देखो आप क्या करो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, अब आपने क्या करना है, देखो यहाँ पर देखो इसको, इस पूरी टर्म को आप ये मान लो कि मैं इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो a के साथ x माइनस 1 एक्स प्लस 1, तो यहाँ पर कितना नीचे x, तो ये कट हो जाएगा, तो a के साथ कितना आएगा x माइनस 1 एक्स प्लस 1, ठीक है। सेम वे से ये b, अब b के साथ x माइनस 1 एक्स प्लस 1, नीचे कितना है x माइनस 1, तो b के साथ आएगा x और x प्लस 1 प्लस c, अब c के साथ
एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। ये जस्ट आपके लिए हिंट है कि आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रही है तो। इसका एलसीएम तो सेम ही आएगा जो लेफ्ट हैंड साइड में एक्स एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। अब आपको पता है कि ये आपस में कट हो जाएंगे, तो हमारे पास बेसिकली कितना बचेगा, 1 इज इक्वल टू ए एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन एक्स एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन। अब हमारे लिए बहुत इजी है, हम क्या करेंगे, टर्म्स को ज़ीरो करने की कोशिश करेंगे। जैसे ऐसा करते हैं, पुट x इज इक्वल टू ज़ीरो। अब उससे क्या होगा, ये भी ज़ीरो बन जाएगा, ये भी ज़ीरो बन जाएगा। तो यहाँ पर 1 है, 0 माइनस वन, 0 प्लस वन, 0 0 प्लस वन, 0 0 माइनस वन, माइनस वन प्लस वन, तो यहाँ पर माइनस वन ही रहेगा। 0 एंड समथिंग 0, 0 एंड समथिंग 0, तो विच एम्प्लाइज ए की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस वन। तो ए हमारे पास आ गया। अब सेम वे से आप क्या करो, पुट x इज इक्वल, ऐसा करते हैं, इसको और इसको ज़ीरो करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1। तो x को 1 पुट कर लो, तो 1 इज इक्वल टू a 1 माइनस वन 1 प्लस वन 1 1 प्लस वन 1 1 माइनस वन। ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर 2 है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ पर 0। तो 0 प्लस 2b प्लस 0, b कितना आ गया, 1/2। अब सेम वे से पुट x इज इक्वल टू, अब यहाँ प्लस वन यानी माइनस वन और माइनस वन फिल कर दो, तो मेरे पास बेसिकली c की वैल्यू आ जाएगी, तो x इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू a -1 -1 -1 प्लस वन -1 -1 प्लस वन -1 -1 तो यहाँ पर कितना आएगा, -2 0 -1 0 -1 -2 0 एंड समथिंग 0 0 एंड समथिंग 0, यहाँ पर 2c विच एम्प्लाइज c इज इक्वल टू 1/2। तो तीनों वैल्यूज़ मैंने निकाल ली। अब ऐसा करते हैं, उसको हम 2 में फिल करेंगे। अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो, मैंने a b c की वैल्यू 2 में फिल की, तो मेरे पास इतना आ गया। तो पुट इन 1। अब 1 में फिल करने का क्या मतलब है कि हमें इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, -1/x dx की इंटीग्रेशन प्लस 1/2 को बाहर लिख लो, dx अपॉन x माइनस 1 की इंटीग्रेशन, 1/2 को आप बाहर लिख लो, dx अपॉन x प्लस 1 की इंटीग्रेशन। अब इसकी इंटीग्रेशन बहुत इजी है, y प्लस c1 माइनस बाहर, तो 1/x। देखो यहाँ पर मैं यही फंडा यूज़ करूँगा, 1/x की इंटीग्रेशन कितनी होती है, log mod x। मतलब अगर इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है तो log mod x प्लस 1/2 बाहर है। अब x माइनस 1 का डेरिवेटिव कितना होता है, x माइनस 1 का डेरिवेटिव कितना होगा, 1। ठीक है, तो वो ऊपर पड़ा है, तो log mod x माइनस 1। अब x प्लस 1 का डेरिवेटिव कितना होता है, 1, तो फिर log mod x प्लस 1 प्लस C2। अब इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, ये मेरे से गलती से लिखा गया। अब देखो, मैं आपको इतना क्यों बता रहा हूँ डिटेल में, कि कई बार ना सिचुएशन ऐसी होती है 1 माइनस एक्स, तो आप बच्चे क्या लिखोगे, log 1 माइनस एक्स का मॉडुलस। ये गलत है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव कितना है, -1। तो -1 तो ऊपर नहीं है, तो मुझे माइनस खुद से बनाना पड़ेगा, तो इसके आगे क्या लगेगा, माइनस। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे तो आपसे कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। अब देखो, हमेशा की तरह इस कांस्टेंट को आप उधर ले जाओ, तो आंसर को कंपाइल करने की कोशिश करते हैं।
माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस 1/2। अब वैसे ना यहाँ पर आप लॉग की प्रॉपर्टी लगा सकते हो, लॉग मॉड एक्स माइनस 1 प्लस लॉग मॉड एक्स प्लस 1, क्योंकि आंसर जितना छोटा होगा कैलकुलेशन हमें उतनी ही कम करनी पड़ेगी। ठीक है, इसको हम कंपाइल कर देंगे और यहाँ पर मैं एक प्रॉपर्टी लिख देता हूँ कि लॉग ए प्लस लॉग बी का मतलब क्या होता है, लॉग ए बी। तो विच एम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस 1/2 लॉग मॉडलस के अंदर x माइनस 1 एक्स प्लस 1 मॉडलस a इंटू बी। ठीक है, तो प्लस अब इसको आप c लिख लो, वेयर c इज इक्वल टू C2 माइनस C1। अब ये जो हमारा आंसर है बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है, ये जर्नल सोल्यूशन है, बट इसमें हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन कैलकुलेट करने को बोला गया है, तो वो भी लिख लेते हैं। अब यहाँ पर कंडीशंस कौन सी थी, y इज इक्वल टू 0 वैन x इज इक्वल टू 2। तो आपको पता है कि पर्टिकुलर सोल्यूशन हम कंडीशंस के बिना नहीं निकाल सकते, तो पुट करते हैं। तो y की वैल्यू है 0 माइनस लॉग 2, अब मैंने मॉडल हटा दिया कि 2 तक पॉजिटिव नंबर है, प्लस 1/2 लॉग मॉडलस 2 माइनस 1 2 प्लस 1 प्लस c। तो कितना आएगा, 0 इज इक्वल टू माइनस लॉग 2 प्लस 1/2, 2 माइनस 1 1, 2 प्लस 1 3, 3 इंटू 1 3। अब यहाँ पर मैं मॉडलस हटा देता हूँ, प्लस c। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, वैसे तो अगर मुझे वैल्यू निकालनी होती, मतलब कि c की, मैं डायरेक्टली मतलब निकाल सकूँ, जैसी भी वैल्यू आई वैसी फिल कर दिया करूँ, बट आपकी एनसीईआरटी ना, मैं फिर भी जानबूझ के आपके सामने ये आंसर लिखा है ताकि आपको पता लग सके कि उन्होंने एक्चुअल में किया क्या, क्योंकि अब इसके बाद जो भी हम प्रोसीजर करेंगे वो आंसर को देख के करेंगे, क्योंकि ये आंसर आपके एग्जाम्स में आपके सामने होगा अगर ये प्रूव दैट वाला क्वेश्चन हुआ। अगर ये नहीं दिया हुआ तो आपके सामने आप यहीं पर अपना आंसर छोड़ सकते हो। तो अब देखो यहाँ पर उन्होंने सी की वैल्यू कुछ इस तरह से निकाली है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं देखो क्या करने वाला हूँ, जस्ट इस आंसर को मैच करने के लिए अब यहाँ पर मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, जो ये वाली स्टेटमेंट है। ठीक है, तो प्लस 1/2 लॉग 3। जस्ट मुझे आदत है कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूं, आपको अगर समझ है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। तो मैं लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूं, लॉग x की पावर m इज इक्वल टू m लॉग x। ठीक है, तो अगर ये प्रॉपर्टी से मैं इस 2 को ऊपर ले जाऊं तो ये माइनस 1/2 लॉग 2 का स्क्वायर प्लस 1/2 लॉग 3 प्लस c। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज 0 इज इक्वल टू 1/2 लॉग 3, इसको मैंने पहले लिख लिया, माइनस 1/2 लॉग, ये 2 की पावर 2 कितना बनेगा 4 प्लस c। विच एम्प्लाइज 0 इज इक्वल टू 1/2 कॉमन ले लो, लॉग 3 माइनस लॉग 4 प्लस c। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर मैं फिर से प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, लॉग a माइनस लॉग b की इज इक्वल टू लॉग a बाय b। तो log a बाई b को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो विच एम्प्लाइज 0 इज इक्वल टू 1/2 लॉग a बाई b प्लस c। तो c की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 1/2 लॉग 3/4। तो ये मैंने एग्जैक्टली वैल्यू निकाल ली वैसी। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, कहाँ पर हमें पुट करना है, इसको नंबर दे देता हूँ मैं, नंबर दे दूँ स्टार। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, इसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो, अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ पर फिल करें तो मेरे पास कितना आंसर आएगा, माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस 1/2 लॉग मॉड एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 माइनस 1/2 लॉग 3/4। आप फिर से अपना आंसर यहाँ पर छोड़ सकते हो, बट प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है, तो देखो मान लो कि हमें इतना आंसर चाहिए, तो हमें दिख रहा है कि ये हमारे पास है। अब इन्होंने इसको कंबाइन किया हुआ है, तो जो स्टेप्स हमने वहाँ पर किए थे पर्टिकुलर सोल्यूशन में, वही हम यहाँ पर करेंगे। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड। ठीक है, तो वही प्रॉपर्टी मैं यूज़ करूँगा जो मैंने लास्ट पेज पे लिखी थी, माइनस 1/2
लॉग, इसको आप ऐसे लिख लेना तो ये ऊपर चलेगी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना। तो लॉग की प्रॉपर्टी मैंने आपको लास्ट पेज पे बताई थी, 1/2 लॉग मॉडुलस x माइनस 1 x प्लस 1 मॉडुलस माइनस 1/2 लॉग 3/4। ठीक है, तो अब इनको भी कंबाइन करने की कोशिश करते हैं। y इज इक्वल टू 1/2 कॉमन ले लो, अंदर कितना आएगा लॉग मॉडुलस x माइनस 1 x प्लस 1 मॉडुलस माइनस लॉग मॉडुलस का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज माइनस 1/2 लॉग 3/4। अगेन वही प्रॉपर्टी, लॉग a माइनस लॉग b इज इक्वल टू लॉग a/b। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू 1/2 लॉग, इसको लिख दो ऊपर, नीचे x सारे का मॉडुलस, यहाँ पर स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो स्क्वायर डाल दिया, a है माइनस b माइनस 1/2 लॉग 3/4। अब जस्ट हमारा लास्ट स्टेप है 1/2 लॉग, अब उन्होंने इसको लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर मॉडुलस माइनस 1/2 लॉग 3/4। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। अब एनसीईआरटी वालों ने यहाँ पर मॉडुलस नहीं डाला, बट मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर मॉडुलस आएगा, बट ये बहुत ही मतलब कि माइनस सी बात है, इतनी कोई बड़ी बात भी नहीं है। यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग मॉडुलस आएगा। देखो मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये जो क्वेश्चंस हैं दोनों, मतलब जो 11th और 12th हमने सॉल्व किए हैं, ये एक्चुअल में डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस ना होके इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस हैं। देख लो हमने सब कुछ इंटीग्रेशन में किया है, ये तो जस्ट जो भी एफर्ट्स किए हैं आंसर को मैच करने के लिए किए हैं। अब जल्दी से क्वेश्चन को रिकॉल कर लेते हैं। अब देखो हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, मैंने वेरिएबल्स को सेपरेट किया, इंटीग्रेट किया। अब यहाँ पर मुझे देखा कि ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, ऊपर डिग्री छोटी है नीचे बड़ी है और ऊपर होल की पावर भी नहीं है, तो मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से कर सकता हूँ। इसके फैक्टर्स बन गए, इसको इसमें से मैंने ए बी सी की वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लिया। अब वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते करते यहाँ पर फिल की तो मेरे पास ये कुछ आंसर आ गया। अब ये एक्यूरेट आंसर था, बट मुझे पर्टिकुलर सोल्यूशन की वैल्यू चाहिए थी, तो मैंने y को 0 x को 2 फिल किया, तो मेरे पास c की वैल्यू मैंने ऐसी कुछ निकाल ली। अब ये भी मैंने खास निकाल लिया है आंसर को देख के ही कि ऐसी ही वैल्यू चाहिए, अदरवाइज़ आप कोई भी c की वैल्यू ऐसी भी आएगी, जैसे यहाँ पर वैल्यू आ सकती थी प्लस log 2 माइनस 1/2 log 3, आप वैसे भी लिख सकते हो, बट क्योंकि प्रूव दैट वाला क्वेश्चन था तो इसलिए मैंने इसकी एग्जैक्टली वैसे ही वैल्यू कैलकुलेट की है। और फिर मैंने इस वैल्यू को यहाँ पर फिल किया और आंसर को जस्ट कंपाइल किया और हमारे पास जो हमारा आंसर है वो आ गया। अब जो हमारे नेक्स्ट दोनों क्वेश्चन होने वाले हैं 13th और 14, ये थोड़े से इजी हैं एज़ कम्पेयर टू मतलब कि 11th और 12th। इजी का मतलब इसमें जो 11th और 12th में ना जो इंटीग्रेशन का लेवल है वो काफ़ी हाई था, मतलब हमें काफ़ी एफर्ट्स करने पड़े। इन क्वेश्चंस में ऐसा कुछ भी नहीं है, बट ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान से देखो। cos dy/dx इज इक्वल टू a वेयर a बिलोंग्स टू रियल नंबर, y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 0। मतलब ये हमारी गिवन वो कंडीशंस है, स्पेशल कंडीशंस हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए। अब यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन हमने पहली बार देखा कि dy/dx जो है वो cos के अंदर है। ऐसे क्वेश्चंस हमने डिग्री और ऑर्डर में किए थे, बट सॉल्व करने में हमने ऐसे कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट भी है, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। देखो अब देखो आपको पता है कि हमें इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। अब सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें dy और dx को सेपरेट करना होता है। अब उसको सेपरेट करने के लिए पहले मुझे cos को हटाना पड़ेगा, तो सबसे पहले आप क्या करो, dy/dx इज इक्वल टू इस cos को आप उधर ले जाओ, ये उधर जाके रिवर्स हो जाएगा cos इनवर्स से। अब जो मैं डाउट की बात कर रहा हूँ, अब डाउट की बात जो मुझे लग रहा है, ऐसा पर्सनली मुझे लग रहा है कि जो देखो cos इनवर्स की जो डोमेन होती है, ये cos इनवर्स की डोमेन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा था -1 से लेके 1 तक है। ठीक है, इससे बाहर ना तो कोई नंबर जा सकता है ना इससे पीछे कोई नंबर जा सकता है। अब यहाँ पर लिखा गया कि a बिलोंग्स टू रियल नंबर, अगर a कोई भी रियल नंबर है, अगर मान लो वो 2 है, वो 3 है, वो 4 है, या -1 -2 -3 -4 है, तो वो फिर cos इनवर्स फंक्शन हमारा डिफाइन ही नहीं होगा। अगर ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह से डिफाइन हो सकती है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें मेंशन करना चाहिए वेयर जो a है वो बिलोंग करता है
-1, क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि कॉस इनवर्स की जो डोमेन है वो यही होती है। अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ पर गलत हूँ तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना कि सर इस क्वेश्चन को, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो इस तरह से की जा सकती है, तो प्लीज़ आप मुझे बताना। अभी मुझे पर्सनली लग रहा है कि यहाँ पर ये लिखना ज़रूरी है, क्योंकि ए रियल नंबर नहीं हो सकता मेरे अकॉर्डिंग। चलो अब आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। अब आपको पता है हमें इसको सेपरेट करना है। डी वाई को इधर रख लो, कॉस इनवर्स ए डी एक्स, ठीक है। अब इससे बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि a एक कांस्टेंट ही होगा, क्योंकि ये एक बिलोंग कर रहा है -1 से लेके 1 तक, यहाँ रियल नंबर भी है तो ये कांस्टेंट है। अब कॉस इनवर्स कांस्टेंट की वैल्यू भी कांस्टेंट ही होगी, आपको पता है। तो हमने क्या किया, इसको वेरिएबल से सेपरेट कर लिया बाय वेरिएबल सेपरेशन। तो हमने इसको सेपरेट कर लिया। अब जैसे ही हमने सेपरेट कर लिया, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, ठीक है। तो इंटीग्रेट बोथ साइड्स, तो मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, फिर मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। अब इसकी इंटीग्रेशन ना बहुत इजी है, y + c1 इज इक्वल टू, अब इसकी इंटीग्रेशन भी ना बहुत इजी है। अब देखो, अगर मान लो मुझे 2 की इंटीग्रेशन करनी है तो मैं क्या करता हूँ, 2 को बाहर निकाल लेता हूँ, मुझे 1 की इंटीग्रेशन करनी है, 1 की इंटीग्रेशन x। सेम वे से ये कॉस इनवर्स एक कांस्टेंट है, जिसको बाहर लिख लो, मुझे जस्ट dx की इंटीग्रेशन करनी है। तो y + c1 कॉस इनवर्स a, और 1 की इंटीग्रेशन यहाँ पर x + c2। अब हमेशा की तरह हम आंसर को कंपाइल करने की कोशिश करेंगे, +c2 - c1, इसको मैं उधर ले गया। अब इसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो, इसके बाद आपको पता है कि y = cos इनवर्स a × x + c, वेयर c जो है वो c2 - c1 है, ठीक है। तो ये जनरल सोल्यूशन है। अब मुझे पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है, तो कंडीशंस लिख लेते हैं। y = 1 व्हेन x = 0। तो ये कंडीशंस मैं लगा देता हूँ यहाँ पर। तो y1 cos इनवर्स a × 0 + c, 0 × समथिंग 0, तो c की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। पुट इन 1, इसको अब नंबर 1 दे दो। तो विच एम्प्लाइज y = cos इनवर्स a × x + 1। अब ये जो हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है। अगर आपको इसको NCERT से मैच करना है तो इस 1 को आप इधर ले जाओ, इस x को भी आप उधर ले जाओ। अब इस इनवर्स को आप रिवर्स कर दो, cos y - 1/x = a। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली NCERT से मैच कर रहा है। अब देखो स्टूडेंट्स, मैंने ना इसको थोड़ा सा देखा था कि कुछ बुक्स में ना ऐसा है कि यहाँ पर ना cos, मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, कंफ्यूज मत होना, cos y - 2/x = a, ये वाला आंसर लिखा गया। अब ये गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है। एक्चुअल में ना कुछ NCERT की बुक्स में यहाँ पर y को 2 लिखा गया और x को 0, तो इसलिए यहाँ पर मतलब कि 2 आ रहा है। अब मेरी बुक में यहाँ पर 1 था तो मैंने 1 के अकॉर्डिंग किया। अगर आपकी बुक में 2 है तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, जस्ट यहाँ पर 2 फिल करोगे तो सेम आंसर ही आएगा, यहाँ पर y - 2 होगा, ठीक है जी। अब सेम वे से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 14th की बात करते हैं। dy/dx = y tan x वेयर y = 1 व्हेन x = 0, ठीक है। अब यहाँ पर ना मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। देखो, यहाँ पर ये सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन और कंडीशंस है। अब कई बार ना क्वेश्चंस में कंडीशंस ऐसे भी गिवन हो सकती हैं। अब इसका क्या मतलब है कि अगर y की x की वैल्यू 0 है तो y कितना है 1, x की वैल्यू 0 है तो y कितना है 1। तो इस तरह से भी कंडीशंस आपको पूछी जा मतलब दी जा सकती हैं, इस बात का ध्यान रखना। y के अंदर x मतलब ये yx है एक्चुअली में, तो कुछ वैल्यू होगी इसकी, तो x की वैल्यू 0 है, y कितनी है 1, तो इन बातों का आप ध्यान रखोगे, ठीक है। तो सबसे पहले वेरिएबल सेपरेशन से इनके वेरिएबल्स को सेपरेट करने की कोशिश करते हैं। x ये y फालतू है तो इसको आप इधर ले आओ,
tan x। मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें इंटीग्रेशन का कोई भी इतना यूज़ ही नहीं है। तो वेरिएबल सेपरेट हो गए बाय वेरिएबल सेपरेशन। ठीक है जी। अब आपको पता है कि ये जो हमारा पूरा फंक्शन है ये x में, ये पूरा फंक्शन y में है, तो इंटीग्रेट बोथ साइड्स। तो इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं। अब देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी, dy बाई वाई tan x dx। अब इन दोनों की मुझे इंटीग्रेशन डायरेक्टली आती है, आपको पता है 1 बाई वाई की इंटीग्रेशन log mod y प्लस c1 इज इक्वल टू, अब tan की इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसको मैं लिखने वाला हूँ log mod secant x प्लस c2। ठीक है। अब जस्ट आंसर को कंबाइन करने की कोशिश करते हैं हमेशा की तरह, log mod secant x plus c2 minus c1 which implies log mod y is equal to log mod secant x plus c, where जो c है हमारा वो कितना है c2 minus c1। ठीक है। तो इसकी वैल्यूज़ की इस वैल्यू की जगह मैंने c लिखा है। अब इसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो हमारे पास इतना आंसर आ चुका है। तो log mod y इज इक्वल टू log mod secant x प्लस c। अब ये आपकी स्पेशल कंडीशंस हैं जिससे हम पर्टिकुलर सोल्यूशन को फाइंड कर सकते हैं। तो log 1 log secant 0 प्लस c। ठीक है। अब आपको पता है log 1 log, अब secant 0 कितना होता है, secant 0 होता है 1, तो यहाँ पर भी 1 है इज प्लस c। अब आपको पता है कि log 1 जो होता है वो कितना होता है 0, तो विच एम्प्लाइज 0 प्लस c, मतलब log 1 की वैल्यू 0 प्लस c, तो विच एम्प्लाइज c की वैल्यू कितनी आ गई 0। इसको आप नंबर 1 दे दो, पुट इन 1, तो 1 में इसको फिल कर लो। तो log मॉडुलस y इज इक्वल टू log मॉडुलस secant x प्लस 0, तो विच एम्प्लाइज हमारे पास कुछ ये आंसर आ गया। अब ये जो हमारा आंसर है बिल्कुल एक्यूरेट है, बट हमेशा की तरह अगर आपको NCERT के आंसर से मैच करना है तो इस लॉग को आप उधर ले जाओ। आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो भी नॉर्मल लॉग होता है वो कुछ इस तरह से होता है। मान लो ये कुछ ऐसा है। अब लॉग NCERT वालों ने अगर लॉग लिखा है तो उसके बेस में वो ई मतलब ई का मतलब सिंपल लॉग ही होता है, नेचुरल लॉग होता है। तो इसका आंसर ऐसे ही आ सकता है, ई की पावर y इज इक्वल टू एक्स। तो सेम वे से अगर मैं इसको उधर लेके जाऊंगा ये कुछ ऐसे बनेगा, ई लॉग secant x का मॉडुलस। अब ई और लॉग आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं, तो y का मॉडुलस इज इक्वल टू secant x का मॉडुलस। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली NCERT से मैच कर रहा है। अब हो सकता है कि NCERT में जो है वहाँ पर वो उन्होंने मॉडुलस नहीं डाला, बट ये हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है, मॉडुलस आना चाहिए। और अगर नहीं भी डाला या डाल भी लिया, इस पर कोई भी हमारे आंसर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो हमारा आंसर है ये बिल्कुल एक्यूरेट है।